RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। 9th का गति का चैप्टर हमारा चला हुआ है, जिसमें हमने आपको पीछे कुछ वीडियो प्रस्तुत की हुई है, जिसमें इस चैप्टर के प्रति एक टॉपिक को आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अब इसी क्रम में हम आज की वीडियो आपके सामने जो लेकर आए हैं, उसमें हम लेकर आए हैं इस चैप्टर के NCERT बुक के पाठ्य निहित प्रश्न। इस वीडियो में हम आपके सामने इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है वो विस्तार पूर्वक समझाएंगे, ताकि आप इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को आसानी से समझ सके। किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कितना जवाब देना है, कम लिखना है या ज्यादा लिखना है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के द्वारा समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का NCERT बुक के पाठ्य निहित प्रश्न को, चैप्टर 8 गति से। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न के रूप में आपको कहा गया है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर हाँ होगा। अब वो क्यों होगा इसका देखिए भाई। इसमें कहा गया है कि अगर कोई वस्तु कुछ गति कर रही है और दूरी भी चली, तो दूरी चलने पर क्या विस्थापन शून्य होगा? वो किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर या चक्रीय पथ पर गति करती है, यानी वो जिस बिंदु से चलता है वापस उसी बिंदु पर आ जाता है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूरी तो चला, लेकिन जब अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य होगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाँ, दूरी चलने पर विस्थापन शून्य हो सकता है, जबकि व्यक्ति या वस्तु एक बंद पथ पर गति कर रहा हो। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो इस प्रश्न में देखिए, हमारा ये कोई वर्गाकार खेत है जिसका हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। इस खेत की जो प्रत्येक भुजा है वो 10 मीटर है, तो हर एक भुजा को हम 10 मीटर के रूप में ले सकते हैं। अब इस खेत का एक चक्कर लगाने में जो लिया हुआ समय है, एक चक्कर में लगा समय वो दिया गया है 40 सेकंड। 40 सेकंड में वो एक पूरा चक्कर ए से चलता है और वापस आ जाता है। यानी अगर उसकी चाल हम समान मान ले, एक निश्चित मान ले, नियत मान ले, तो देखिए ये 40 मीटर चल रहा है, ये मीटर था, 40 मीटर चल रहा है 40 सेकंड में। तो यहां से हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है। तो ये आपको यहां पर लिख रहा हूं मैं, 1 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में। अब इसके बाद पूछा है कि वो 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन पूछा है कि वो कितनी दूर होगा अपने मध्य बिंदु से, मुख्य बिंदु जो हमारा है, मेन बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से वो किस स्थिति पर होगा। विस्थापन पूछा है, दूरी नहीं। तो अब यहाँ एक बात देखिए, ये हमारा समय दिया है सेकंड में, ये हमारा समय दिया है मिनट और सेकंड में। तो पहले हम इस 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में बदल लेते हैं। 1 मिनट में हमारी होती है 60 सेकंड, तो 120 सेकंड ये और 20 ये, तो टोटल हमारा हो गया 140 सेकंड। अब 140 को भी अगर देखें तो हम 120 और प्लस 20 सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 मिनट को हमने सीधा 120 सेकंड में बदल दिया। अब ये क्यों बदला? तो देखिए, 40 सेकंड में ये व्यक्ति 40 मीटर चल रहा है, तो 120 के हिसाब से अगर पूरा पूरा देखें तो 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 हो जाएगा। यानी ये 3 चक्कर पूरे कर लेगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि वो कितने चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 40 सेकंड के अनुसार 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, फिर 80 में दूसरा, 120 में तीसरा, तो 3 चक्कर के बाद 20 सेकंड और बच जाते हैं। तो यहाँ पर 3 चक्कर तो वो पूरे पूरे काट लेता है, 3 चक्कर कंप्लीट कर लेता है।
अब इसके बाद जो आपके ये 20 सेकंड बचे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 1 मीटर 1 सेकंड में चलता है, तो 20 सेकंड में वो 20 मीटर चलेगा, यानी ए से बिंदु सी पर पहुंच जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो आपका बिंदु सी पर उपस्थित होगा, बिंदु सी पर। अब सी का विस्थापन जो है वो ए से सी की दूरी है, विस्थापन आ जाएगा आपका ए सी के बराबर, ए सी, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि वर्गमूल के रूप में ये एक प्रकार से कर्ण है और यहाँ ये 90 अंश का है, ये दो इसके आपके न्यून कोण हो गए। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो उस आधार पर 100 + 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 200, तो इसको हम लिख सकते हैं 10√2 मीटर के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकाल कर दिखा सकते हैं। इसी क्रम में अब तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। ए के रूप में दिया हुआ है कि यह शून्य नहीं हो सकता, इसका अर्थ है कि विस्थापन का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये सही है या गलत है। और बी में कहा गया है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसा कि पहले प्रश्न में भी बताया है कि अगर कोई वस्तु एक बंद पथ पर, चक्रीय पथ पर गति करती है तो उसका विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है। तो इसमें आपकी जो 2 पॉइंट दिए हैं कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, और दूसरा है कि विस्थापन का मान दूरी से कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। अब ये बात हमें देखनी है। तो देखिए विस्थापन की वैल्यू जो होगी वो 0 हो सकती है, और सदैव इसकी वैल्यू जो चली गई दूरी है या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। कभी भी विस्थापन चली गई दूरी से अधिक नहीं होगा। जैसे यहां से बिंदु ए से कोई वस्तु चली तो ये वापस जब बिंदु ए पर आ जाएगा तो दूरी तो उसने कुछ तय की, लेकिन विस्थापन उसका शून्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं ए और बी, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। और उसके बाद कहा है कि विस्थापन का मान तय की गई दूरी से अधिक होता है। दोनों के दोनों पॉइंट आपके गलत हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। ये मैंने आपको थ्योरी में बता हुआ है पूर्ण विस्तार के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण यानी उसका मान और उसकी औसत चाल के बराबर होगा। यानी ये पूछा गया है कि क्या औसत वेग औसत चाल के बराबर हो सकता है या नहीं, अगर होगा तो कब। किसी भी वस्तु का अगर हम वेग निकालते हैं तो वेग इक्वल टू होता है विस्थापन अपॉन टाइम यानी समय, और चाल इक्वल टू होती है दूरी बटे समय। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा दूरी और विस्थापन का मान समान है तो उनके वेग और चाल, चाहे वो औसत है, चाहे सामान्य है, चाहे तात्क्षणिक है, किसी भी प्रकार की चाल या वेग हो वे दोनों समान होंगे जिस समय उनके विस्थापन और दूरी का मान समान होता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। अगला क्वेश्चन आपका यही है कि गाड़ी का ओडोमीटर, मैंने आपको थ्योरी में बताया है ओडोमीटर क्या होता है। गाड़ियों में लगी हुई जो सुई होती है, जो घड़ी होती है जिस पर हम गति चाल मापते हैं, उसको ओडोमीटर कहा जाता है। इसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो ओडोमीटर के द्वारा हम किसी भी वस्तु की चाल माप सकते हैं, गाड़ी की चाल का पता लगाते हैं, और जो उसमें सुई मान दिखाती है वो मान होता है उस तात्क्षणिक चाल का। एवरेज चाल मान सकते हैं पूरे समय के लिए कि उस समय हम किस पर्टिकुलर टाइम पर किस चाल से चल रहे हैं उसको दिखाती है, तो वो तात्क्षणिक चाल होती है। इसी के साथ साथ ओडोमीटर में एक और छोटी सी जगह होती है जहां पर कितनी दूरी वस्तु चली हुई है, जो आपकी गाड़ी है वो कितनी दूरी चलती है, उसमें ट्रिप वगैरह भी दिखाई जाती है कि तो हम कह सकते हैं कि ओडोमीटर के द्वारा हम दो चीजों का मापन कर सकते हैं, वस्तु या गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का और वस्तु या गाड़ी के द्वारा प्रयुक्त की गई या चली गई चाल का। इसकी जानकारी हमें ओडोमीटर के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये एक समान गति है या नहीं।
एक समान चाल के पथ से तात्पर्य हमारा ग्राफ से आता है। ये मैंने आपको ग्राफ की वीडियो में बताया था कि जब आपको ग्राफ बताए गए थे कि एक समान चाल एक समान है तो इसका मतलब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगी। तो अगर हम दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचे तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे सीधी रेखा यानी रेखीय गति। कभी भी अगर हम एक समान गति का पथ पूछें, पथ बताएं, तो उसका पथ या ग्राफ सदैव रेखीय होता है। इससे पहचान भी हो जाएगी कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान गति से चल रही है या फिर असमान गति से। असमान गति का पथ कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अगर सीधी रेखा आती है तो इसका मतलब है कि वस्तु वो रुकी हुई है, अगर चाल सदैव सीधी आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल यानी आंकिक गणना के रूप में है, जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, जबकि जो सिग्नल की चाल है वो प्रकाश की चाल से चलता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके लिए हमें उस अंतरिक्ष यान की दूरी, पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में आपको प्रकाश की चाल या सिग्नल की चाल दी हुई है, और अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये चाल नहीं दी होती तो आपको ये याद भी कर लेना चाहिए कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और उसे समय जो लग रहा है पृथ्वी तक आने में वो लग रहा है 5 मिनट। तो इसके बारे में फिर दूरी की जानकारी आपको करनी है। देखिए, जब भी हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें जो हमें राशियां दी गई होती हैं उन्हें सदैव एक ही प्रकार के मात्रक में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ चाल का मात्रक दिया है मीटर प्रति सेकंड, सेकंड के रूप में दिया हुआ है, जबकि यहाँ समय हमें दे दिया मिनट में। तो पहले या तो हम इस मिनट को सेकंड में बदल लें या फिर इस चाल को मीटर प्रति मिनट में बदल लें। आसान आपके लिए यही रहेगा कि आप इस मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ 5 मिनट में आपका हो जाएगा 5 × 60 यानी 300 सेकंड के इक्वल आपका मान आ जाएगा समय का। अब जब आपको दूरी निकालनी है तो पहले आप लोग सूत्र लिखेंगे, दूरी इक्वल टू होती है चाल गुणा समय के बराबर। अब इसके बाद जैसे ही हम चाल देखेंगे, चाल हमें दी हुई है, दूरी का मान हमें ज्ञात करना है, समय हमारा 300 सेकंड है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से हमारी एक राशि अज्ञात हो तो वैल्यू रखने के बाद हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चाल की वैल्यू रखिए, चाल है आपकी 3 × 10⁸ और समय है आपका 300 सेकंड। तो जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 3 किया 9 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 10⁸ और 2 10। अब एक बात देखिए, जब यहाँ न्यूमेरिकल पूरा हो जाता है इस प्रकार से तो वहां अंत में आप उसका मात्रक जरूर लिखेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने क्या हल किया है। देखने वाले को साथ के साथ पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर छोड़ दिया तो डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर कि उसकी मेंटलिटी कैसी है, वो सही लिखे या गलत काटे इसको। लेकिन अगर यहाँ हमने लिख दिया इतने मीटर तो फिर जो आपका चेकर है, चेक करने वाला है, वो कभी भी इसको गलत नहीं काटेगा। आपको अगर ये मात्रक लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हर एक न्यूमेरिकल में, जैसे यहाँ पर ये हमने मीटर नहीं लिखा तो अब ये 9 × 10⁻10 क्या है, रुपए है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सेब है, क्या है, लेकिन मीटर लिखते ही पता चल जाएगा कि ये दूरी है। तो इसलिए किसी भी न्यूमेरिकल को हल करते समय उसके मात्रकों पर ध्यान जरूर दें। पाठ्यनीति प्रश्नों में कुल मिलाकर 9वां प्रश्न आपका आता है कि आप किसी वस्तु के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वह एक समान त्वरण से गति में है या वह असमान त्वरण से गति में है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप असमान त्वरण और एक समान त्वरण से गति की पहचान किस प्रकार करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि आप किसी वस्तु को कब कह सकते हैं कि वह एक समान त्वरण में है, एक समान त्वरण में। अब त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि हम अगर वेग और समय के बीच ग्राफ खींचे तो 1 सेकंड में मान के चलते हैं वो 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड में
3 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार से उसका वेग कुछ ऐसी रेखीय लाइन आएगा जो कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर वस्तु का मान, वेग का मान इस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है तो उस गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। जैसे कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु का वेग वो लगातार बढ़ता रहता है, जिसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण से किसी भी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता हुआ रहेगा और हर बार इसी क्रम में बढ़ेगा। तो जब वेग एक समान त्वरित गति से एक समान रूप से बढ़ता हुआ हो तो हम उसे एक समान त्वरण कहेंगे। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे कि यदि वस्तु का वेग समान समय में समान रूप से बढ़ रहा है तो इस गति को हम एक समान त्वरण की गति कहेंगे, तथा ग्राफ खींचने पर वेग और समय का ग्राफ एक सीधी उन्नयन लाइन आता है, उन्नयन रेखा के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं जैसे ऊर्ध्वाधर गति में ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु का वेग, ये एक समान त्वरण। यहाँ पर अगर मंदन आ जाए तो मंदन में बस वेग घटता हुआ प्रदर्शित कर देंगे और वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक देंगे, एक समान मंदन आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें कहा है असमान त्वरण। तो असमान त्वरण से क्या तात्पर्य है कि वस्तु का वेग कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। इस प्रकार की गति को असमान त्वरण कहेंगे। और असमान त्वरण की अवस्था में वेग कभी भी निश्चित नहीं रहता। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो वो कभी धीमी कभी तेज हो जाती है। तो इस प्रकार की गति को असमान त्वरण कहेंगे। और अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो वो कभी इस प्रकार से, कभी वेग शून्य भी हो सकता है, वस्तु रुक भी सकती है, चाल घट भी सकती है, फिर बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग जो रेखा आएगी, जो जिगजैग ग्राफ आता है वेग और समय के बीच, उसको हम असमान त्वरण की गति कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके सामने जो पाठ्य निहित प्रश्न प्रस्तुत किए, उम्मीद करते हैं कि वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे के शेष बचे हुए जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं हम आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आसानी से और अपलोड करते ही आपको प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।